नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुस्थलीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी और सूखे के बारे में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया। कहा, भारत वर्ष 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर उपजाऊ बनाने के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे कम। लोकसभा ने पशुपति कुमार पारस को सदन में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने आयकर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने में राहत दी। आयकर दाता 30 जून तक अधिकृत डीलरों के पास मैनुअल फॉर्मेट में आयकर फॉर्म जमा करा सकते हैं। भारत विश्व का 14वां सबसे परोपकारी देश। देश में अब तक कोविड के 25 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संबंधी पाबंदियां 19 जुलाई तक बढ़ाई। नेटो नेताओं ने चीन को स्थायी सुरक्षा चुनौती बताया। दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में भारत आज अफगानिस्तान से खेलेगा और आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के विजेता और उपविजेता के लिए पुरस्कार राशि घोषित की। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में पिछले 10 वर्ष के दौरान 30 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। In India, over the last 10 years, around 3 million hectares of forest cover has been added. This has enhanced the combined forest cover to almost 1/4 of the country's total area. मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने की संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के सम्मेलन के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भूख क्षरण और उपजाऊ शक्ति कम होने की रोकथाम के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन की उपजाऊ शक्ति बहाल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। We are on track to achieve our national commitment of land degradation neutrality. We are also working towards restoring 26 million hectares of degraded land by 2030. This would contribute to India's commitment to achieve an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा भूमि को महत्व दिया है और पावन धरती को मां का दर्जा दिया है। In India, we have always given importance to land and considered the sacred earth as our mother. India has taken the lead to highlight land degradation issues at international forums. The Delhi Declaration of 2019 called for better access and stewardship over land and emphasize gender-sensitive transformative projects. उन्होंने गुजरात में कच्छ के रण में बानी क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाकर उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और आजीविका बढ़ाई गई है। बानी क्षेत्र में भूमि को उर्वरा बनाने का काम घास लगाकर किया गया, जिससे जमीन की गुणवत्ता का क्षरण रोकने में मदद मिली।
प्रधानमंत्री ने घरेलू तकनीक से जमीन को उपजाऊ बनाने की प्रभावी रणनीतियां बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भूमि जीवन और आजीविका का बुनियादी स्तंभ है। विश्व का 2/3 हिस्सा जमीन की गुणवत्ता में कमी की समस्या से जूझ रहा है। यदि इसकी रोकथाम नहीं की गई तो इससे जीवन की सुरक्षा और पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को खतरा है। All of us understand that the web of life functions as an interconnected system. Sadly, land degradation affects over 2/3 of the world today. If left unchecked, it will erode the very foundations of our society, economies, food security, health, safety, and quality of life. Therefore, we have to reduce the tremendous pressure on land and its resources. दक्षिण सहयोग की भावना से भारत प्रभावी रणनीतियां विकसित करने में अन्य देशों की मदद कर रहा है। भारत में इस उद्देश्य से वैज्ञानिक उपायों के बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दर बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की वचनबद्धता का परिचायक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच 2021 की बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि जलवायु न्याय की रक्षा होनी चाहिए और विकसित देशों को अपने उपभोग के रुझानों की समीक्षा कर सतत जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव विविधता के क्षेत्रों में अनेक साहसिक कदम उठाए हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा नियंत्रण अवसंरचना में सहयोग की अंतर्राष्ट्रीय पहल को भी प्रोत्साहित किया है। श्री गोयल ने व्यापार नीति को हरित लक्ष्यों से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यापार नीति को दुनिया भर में समावेशी विकास पर केंद्रित होना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि स्वच्छ वातावरण और समावेशी विकास भारत के लिए प्राथमिकता के विषय हैं। देश में चालू रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 425,77,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदी जा चुकी है। ये अब तक की सबसे अधिक गेहूं की खरीद है। पिछले रबी विपणन सीजन में 389,92,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। चालू खरीद प्रक्रिया में अब तक 47,53,000 किसान लाभान्वित हुए हैं और उनसे 84,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी गई है। खरीफ सीजन में धान की खरीद भी चल रही है। अब तक 826 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। पिछले सीजन की इस अवधि में 743 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। चालू खरीफ विपणन सीजन में अब तक 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से 122,24,000 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान के स्थान पर लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले पार्टी के 6 सांसदों में से 5 ने श्री बिरला से मुलाकात कर उन्हें चिराग पासवान को हटाकर पारस को नेता बनाने का अनुरोध पत्र सौंपा। पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और हाजीपुर से पार्टी सांसद हैं। पार्टी के 4 सांसदों चंदन सिंह, बीणा देवी, महमूद अली कैसर और प्रिंस राज ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अलग थलग करते हुए संसदीय बोर्ड के नेता के रूप में श्री पारस का समर्थन किया। इसके बाद श्री पारस को सर्वसम्मति से लोकसभा में एलजेपी का नेता चुना गया। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में 50,000 की कमी आई है और इस समय देश में कोविड के 9,73,000 मरीज हैं। कोविड के मामलों में दैनिक और साप्ताहिक दर में भी गिरावट हुई है। इस समय साप्ताहिक दर 4.54 और दैनिक दर 4.72% है।
स्वस्थ होने की दर 95.43% है। अब तक 2,81,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 70,421 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 3,921 लोगों की मौत हुई। अब तक 3,74,000 से अधिक लोगों की कोविड से मौत हुई है। देश में अब तक 25,87,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। समग्र टीकाकरण अभियान के कल 150वें दिन 35,96,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 31,84,503 लोगों को पहली डोज, 4,11,959 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू करेगा। इसके बाद 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्लिनिकल परीक्षण आरंभ किया जाएगा। बिहार के एम्स में ये पता लगाने के लिए पहले ही बच्चों पर परीक्षण शुरू किया जा चुका है कि भारत बायोटेक का टीका बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं। बच्चों में कोविड संक्रमण की समीक्षा और इस महामारी से निपटने में देश की तैयारी को अधिक प्रभावी बनाने के नए तरीकों के बारे में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में कोविड के मामलों में जारी गिरावट को देखते हुए सरकार ने आज से कड़े प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय किया है। हालांकि लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों को 25% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी है। आईटी कंपनियां 50% कर्मचारियों के साथ खोली जाएंगी। बाजार सुबह 1 घंटा अधिक समय तक खोले जाएंगे। पार्कों को भी सुबह कुछ समय के लिए खोला जाएगा और टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। शिक्षण संस्थान, स्पा और जिम बंद रहेंगे। स्टाफ स्पेशल रेलगाड़ियों, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों के अतिरिक्त हर तरह का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। कोलकाता से ऋतुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में संक्रमण की दर कम होकर लगभग 1.3% हो गई है। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 97% से अधिक हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ राज्यों में पॉजिटिविटी दर फिर से बढ़ गई है। राज्य के सभी इलाकों, खासकर बस्तर संभाग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार का सतत रूप से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी पात्र लोग टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचने का यही सबसे मजबूत उपाय है। उन्होंने लोगों से कोविड टीके को लेकर किसी भी तरह की अफवाह से बचने की भी अपील की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार ने केंद्र से राज्य के लिए निजी वैक्सीन आवंटन के अनुपात में संशोधन का अनुरोध किया है। केंद्र को भेजे एक पत्र में राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य निजी अस्पतालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए केंद्र को ओडिशा के लिए वैक्सीन आवंटन के अनुपात को संशोधित करना चाहिए। इस समय ओडिशा में स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी केवल 5% है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने पत्र में दलील दी है कि राज्य के निजी अस्पतालों के लिए आवंटित 25% वैक्सीन उनकी संख्या के अनुपात में कहीं अधिक है। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि इस आवंटन को 95 और 5% के अनुपात में रखा जाए, यानी निजी अस्पतालों का आवंटन केवल 5% होना चाहिए। इस बीच राज्य में कोविड रोगियों की संख्या 60,000 से कम हो गई है, जबकि एक महीने पहले यह संख्या 1 लाख थी। ओडिशा सरकार जल्द ही लॉकडाउन पर अपने अगले निर्णय की घोषणा कर सकती है, क्योंकि राज्यव्यापी लॉकडाउन खत्म होने में 48 घंटे से भी कम समय रह गया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तमिलनाडु में कल कोविड महामारी से 25,561 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। कल 12,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि की गई। कोविड से 254 लोगों की मृत्यु भी हुई। राज्य में 1,36,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। चेन्नई में कल 1,000 से कम 828 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मेघालय में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर विचार करने के लिए राजधानी शिलांग में कल सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के जरिए राज्य को सभी सुविधाओं से युक्त 11 अतिरिक्त एम्बुलेंस मिलेंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कोविड महामारी से प्रभावित 80 करोड़ निर्धन लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में 2,69,000 स्थानीय लाभान्वितों के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार भी इस योजना से राशन प्राप्त कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव एक ऐसा प्रदेश है जहां वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू है। दमन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक सुरेश मीणा ने और जानकारी दी। दमन दीव दादरा नगर हवेली प्रशासन की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत रेगुलर जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है राशन कार्ड धारियों को, उसके अतिरिक्त फ्री में 5 किलो राशन पर व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिनका राशन कार्ड किसी अपने नेटिव स्टेट में है, वो अगर अपने नेटिव स्टेट में ड्रॉ नहीं करते हैं फ्री राशन, तो उनको भी हम यहाँ पे फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बिहार के प्रवासी मजदूर सोहेब सज्जाद ने अपनी खुशी इस तरह बयान की। हमारे पास दमन का राशन कार्ड नहीं था, बिहार से यहाँ पे राशन कार्ड मंगवा लिया और दमन के सरकारी अनाज कोटे पे हम लोग पूछे कि हाँ ये चल सकता है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा हाँ चल सकता है, तो हम आए वहाँ पे और हमें राशन भी मिला। योजना की लाभार्थी सपना चौधरी ने कहा कि मेरा राशन एप्लीकेशन से अब हमारा राशन कोई नहीं छीन सकता। मुझे पता चला कि राशन के लिए एक एप्लीकेशन है मेरा राशन, जिसमें हम अपने राशन के बारे में सारी जानकारी जान सकते हैं कहीं पर भी बैठकर। इससे ये है कि मुझे पता रहेगा कि मैंने कब मेरा राशन लिया है और कोई दूसरा ना ले पाए। अन्य एक लाभार्थी शुभम सिंह ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जो हमें राशन फ्री मिला जा रहा है उसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। ये फ्री राशन दिया जा रहा है क्योंकि ये हमारे डेली यूज के लिए बहुत जरूरी है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। दमन में प्रदीप भावसार के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के डेल्टा प्रकार के फैलाव को देखते हुए इंग्लैंड में कोरोना संबंधी सभी प्रतिबंध 19 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। पहले लॉकडाउन 21 जून को समाप्त होना तय हुआ था। एक संवाददाता सम्मेलन में श्री जॉनसन ने कहा कि इस निर्णय से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण अभियान भी तेज कर रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 4 सप्ताह के बाद प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई तक 2/3 वयस्क जनसंख्या को दोनों टीके लगा दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुस्थलीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी और सूखे के बारे में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया। कहा, भारत वर्ष 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर उपजाऊ बनाने के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सबसे कम। लोकसभा ने पशुपति कुमार पारस को सदन में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने आयकर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने में राहत दी। आयकरदाता 30 जून तक अधिकृत डीलरों के पास मैनुअल फॉर्मेट में आयकर फॉर्म जमा करा सकते हैं। भारत विश्व का 14वां सबसे परोपकारी देश। देश में अब तक कोविड के 25 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संबंधी पाबंदियां 19 जुलाई तक बढ़ाई। नेटो नेताओं ने चीन को स्थायी सुरक्षा चुनौती बताया। दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से और आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के विजेता और उपविजेता के लिए पुरस्कार राशि घोषित की। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461
1-800-007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आयकर दाताओं को www.incometax.gov.in पर फॉर्म 15CA या 15CB भरने के दौरान आ रही परेशानियों के बीच सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब ये फॉर्म मैनुअल प्रारूप में 30 जून तक अधिकृत डीलरों के पास जमा करवाए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विदेशों में धन भेजने के लिए भरे जाने वाले इस फॉर्म को अधिकृत डीलर 30 जून तक स्वीकार कर सकते हैं। नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर इन प्रपत्रों को अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध की जाएगी, जिससे आयकर दाताओं को दस्तावेज पहचान संख्या दी जा सके। विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। एक रिपोर्ट। भारत अब विश्व के शीर्ष 20 उदार देशों में शामिल है, जबकि पिछले 10 वर्षों तक भारत 82वें स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में बने हुए हैं। इन दोनों देशों में कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान सर्वेक्षण किया गया था। दुनिया के लगभग 3 अरब वयस्क लोगों ने 2020 में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की जिसे वे जानते भी नहीं थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2017 से 2019 के बीच दान और परोपकारी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ये रुझान 2020 में भी जारी रहा। 61% भारतीयों ने अपरिचितों की सहायता की, 34% लोग मदद के लिए आगे आए और 36% लोगों ने धनराशि दान की। विश्वदाता सूचकांक 2009 के बाद दुनिया भर में किया गया ये सर्वेक्षण लगभग 16 लाख लोगों से बातचीत पर आधारित है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO के नेताओं ने चीन को सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा घोषित किया है और कहा है कि चीन वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। ब्रसेल्स में एक शिखर बैठक में जारी बयान में NATO के नेताओं ने कहा कि चीन अपने लक्ष्यों और हठी व्यवहार से नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और NATO देशों की सुरक्षा के लिए चुनौती पेश कर रहा है। इन नेताओं ने चीन से कहा है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करे और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जिम्मेदारी से काम करे। दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में ग्रुप ई के अंतिम मैच में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। भारतीय टीम को ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर बने रहने के लिए इस मैच में हार से बचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की विजेता और उप विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल की विजेता टीम को लगभग 12 करोड़ रुपए और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। उप विजेता को करीब 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोनों देशों के बीच फाइनल मैच साउथहैम्पटन में 18 जून से खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में अब 40 दिन से कम समय रह गया है। भारतीय खिलाड़ी इन खेलों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ओलंपिक श्रृंखला में आज हम तलवारबाजी में भारत की संभावनाओं और खिलाड़ी भवानी देवी के बारे में बात करेंगे। Hello everyone, I am Bhavani Devi, saber fencer from India. 27 अगस्त 1993 में चेन्नई में जन्मी भवानी देवी वो नाम है जिन्होंने तलवारबाजी में इतिहास रचते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाली वे देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी। 2004 में तमिलनाडु के स्कूलों में तलवारबाजी का खेल शुरू किया गया, तब भवानी ने फेंसिंग की दुनिया में कदम रखा। 14 साल की उम्र में भवानी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच तुर्की में खेला। भवानी देवी ने टीम प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने सफर की शुरुआत की। 2012 में भवानी ने जर्सी
ही में जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अपना पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता, जबकि उनकी टीम ने रजत पदक जीता। भवानी देवी ने फिलीपींस में 2014 एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और रजत पदक जीता। वो ऐसा करिश्मा करने वाली पहली भारतीय बनी। भवानी ने 2017 में कैनबरा में सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। भवानी देवी अपनी सारी सफलताओं का श्रेय माता पिता को देती हैं। My parents, I think only because of them I could able to push myself harder to overcome all those situations. इस समय भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जोर शोर से लगी हैं। This Olympics is going to be a very special day for me, the day I fence on the Olympics. I think this is going to be the first time where at least most of the Indians will watch fencing and will watch me play my match. और देश को उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। भवानी देवी को टोक्यो ओलंपिक के लिए पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति तथा बढ़ते टीकाकरण अभियान पर अखबारों की नजर है और पिछले 7 दिन के आंकड़ों के साथ इसे विस्तार से दिया है। लोक सत्य ने लिखा है 98% लोगों को कोरोना से बचा रही है टीके की पहली डोज। हरिभूमि की बड़ी सुर्खी है दिल्ली एम्स आज से शुरू करेगा 6 से 12 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। पर्यटन मंत्री के 16 जून से देश के सभी स्मारकों को खोलने की घोषणा, लेकिन सभी कोरोना दिशा निर्देश अनिवार्य होने की खबर भी साथ ही है। अखबार लिखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी संरक्षित स्मारक और संग्रहालय खुलेंगे। अनलॉक की प्रक्रिया में दिल्ली में दुकानें खुलने और भीड़ बढ़ने की खबर के साथ ही कई अखबारों ने व्यस्त बाजारों के चित्र दिए हैं। अमर उजाला लिखता है अनलॉक 3 दिल्ली में सम विषम खत्म, पटरी पर जिंदगी। हालांकि अखबारों ने बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को भी अहमियत दी है। हरिभूमि ने कपूरथला कोच फैक्ट्री के बारे में लिखा है रेलगाड़ियों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करेगा रेलवे, इससे तरल सैनिटाइजर पर होने वाला खर्च बचेगा। यात्रियों को संक्रमण से बचाने की दिशा में नई तकनीकी का इस्तेमाल करेगा रेलवे। प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र संबोधन में जीवन और आजीविका के लिए भूमि के महत्व को रेखांकित करने की खबर अखबारों के पहले पन्ने पर है। लोक जनशक्ति पार्टी के आंतरिक कलह पर अखबारों ने अपनी तरह से शीर्षक दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुस्थलीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी और सूखे के बारे में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया। कहा भारत वर्ष 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर उपजाऊ बनाने के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे कम। लोकसभा ने पशुपति कुमार पारस को सदन में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने आयकर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने में राहत दी। आयकर दाता 30 जून तक अधिकृत डीलरों के पास मैनुअल फॉर्मेट में आयकर फॉर्म जमा करा सकते हैं। भारत विश्व का 14वां सबसे परोपकारी देश। देश में अब तक 25 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संबंधी पाबंदियां 19 जुलाई तक बढ़ाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।